नमस्कार साथियों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका एटमॉस्फियर यानी वायुमंडल। देखेंगे कि वायुमंडल आपका जो जल मंडल है, स्थल मंडल है, वायुमंडल है, ये तीनों मंडल मिल करके एक जैव मंडल बनाते हैं। एटमॉस्फियर हो गया, एक लिथोस्फीयर हो गया और आपका हाइड्रोस्फीयर हो गया। देख लेंगे यहाँ पे कि जो वायुमंडल है ये आपका भाई हमारे पृथ्वी में ऊपर जो जितनी भी गैसों का मिश्रण है, गैसों का एक आवरण है पृथ्वी के ऊपर, उसको क्या कहेंगे हम? वायुमंडल कहेंगे। अब बाकी जो जल वाले भाग को हम क्या कहेंगे? जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। बाकी जो स्थल वाले भाग को हम कहेंगे स्थल मंडल कहेंगे, लिथोस्फीयर कहेंगे। और इन तीनों मंडल को जब मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है? जैव मंडल, बायोस्फीयर। तो हम लोग आज किसको जानेंगे? इस वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। अब वायुमंडल में यही है कि भाई पृथ्वी के चारों ओर जितने भी गैसों का जो मिश्रण होता है, जो आवरण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब मुख्य रूप से गैस कौन कौन सी होती हैं आप ये भी देख लेंगे भाई कि कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है। मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस आपकी सबसे ज़्यादा होती है, 78%। कितने? 78%। यह गैस जो है, अगर क्वेश्चन देखें यहीं से बनेगा कि जो है इस वातावरण में, इस एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन गैस होती है। पूछेगा कितने परसेंट ये गैस होती है? तो 78% होती है ना। अब इसके बाद ये जो है पृथ्वी पर इसका दबाव भी जो सबसे ज़्यादा होगी तो भी इसका दबाव भी ज़्यादा होगा। इसका उपयोग क्या होता है? पौधे इसको जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। वो अलग टॉपिक हो जाएगा कि जब बिजली चमकती है तो नाइट्रेट्स के रूप में जा कर के जो गांठ वाली जड़ें होती हैं उसमें एक राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है, उसमें वो नाइट्रेट्स के रूप में मतलब की जा करके वो अपना भोजन पेड़ पौधे ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये है कि बस कौन सी गैस ज़्यादा होती है? नाइट्रोजन। उसकी बात आती है आपकी ऑक्सीजन गैस। कितनी होती है? 21% होती है। अब ऑक्सीजन गैस क्या होती है? इस ऑक्सीजन गैस को हम लोग श्वसन क्रिया के दौरान लेते हैं, आगे अंदर जाती है हमारे फेफड़ों से, फिर आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके द्वारा आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के द्वारा फिर पूरी कोशिकाओं में जाती है, जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है और उसी से फिर हमको जो एनर्जी मिलती है, जिससे हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा पी रहे हैं, सारे अपनी दैनिक चर्या की सारी चीज़ें जो है कर रहे हैं। तो सबसे श्वसन क्रिया के दौरान हमको कौन सी गैस की आवश्यकता पड़ती है? ये ऑक्सीजन गैस, जो वातावरण में कितने परसेंट होती है? 21% होती है। सबसे हल्की गैस भी होती है, इसको ज्वलनशील गैस भी कहते हैं। ये क्या करती है? ज्वलनशील गैस भी कहते हैं। अगला आपका है आर्गन गैस। आर्गन गैस जो है जो है 93% होती है, यानी 0.93%, यानी 0.93% होती है। ये अक्रिय गैस। अक्रिय गैस किसे कहेंगे? यानी यह गैस किसी गैस से क्रिया नहीं कर सकती। इसके बैलेंसिंग में इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये किसी से क्रिया नहीं कर सकती। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अक्रिय गैस कौन सी होती है हमारे वातावरण? तो आर्गन गैस होती है। उसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। ये देखेंगे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब हम लोग श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस निकालते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ भी ये बन सकता है कि पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस लेते हैं? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर उसके बाद ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। कब? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। पर्णहरित उनमें पाया जाता है, प्लस वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, प्लस जो है जल होता है ना। तो इस तरीके से यानी 4 चीज़ें मिलकर के, कौन कौन चीज़ें मिलकर के आप देखेंगे कि ये आपका हो गया सूर्य का प्रकाश प्लस, यानी सूर्य का प्रकाश प्लस पर्णहरित या क्लोरोफिल इसको कहेंगे, पर्णहरित प्लस जल जो पत्तियों में ही पाया जाता है, पर्णहरित पत्तियों में ही पाया जाएगा। अब प्लस क्या होता है आपका? सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित, जल और सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, ये सब मिल करके क्या बना देते हैं आपके? यानी ग्लूकोज बना देते हैं, ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस ऊपर निकल जाती है। तो इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया कहते हैं। ये तो खैर अलग टॉपिक था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आ गया कि भाई कैसे जो है
ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं श्वसन क्रिया में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, तो क्या पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया में लेते हैं? लेकिन लोग ये समझते हैं कि जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अरे हम जो है लेते हैं। नहीं, श्वसन क्रिया में वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। वो कब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यानी जब भोजन वो बनाते हैं तब केवल कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अक्सर यही समझ में आता है कि अरे हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, यानी दोनों का आदान प्रदान हो, एक हाथ से लेना दूसरे हाथ से देना, ऐसे करते। लेकिन यह नहीं है, केवल जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और वो जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेंगे तभी ऑक्सीजन निकालेंगे। बाकी हर समय जो है उनके अंदर भी वही श्वसन क्रिया होती है। जब श्वसन क्रिया होगी तो उस श्वसन क्रिया में वह भी ऑक्सीजन गैस लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों की तरह वो निकालेंगे। तो इस बात को आप कंफर्म समझ लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से ये जो सबसे भारी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड और सतह पर पाई जाती है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर ले। इसी की वजह से हमारे पृथ्वी में जो गर्मी का जो एहसास होता है, जिससे आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बढ़ने के कारण, ध्रुवों पे जो बर्फ़ पिघल रही है, जो समुद्रों के किनारे वाले जो देश हैं वो डूब रहे हैं, तो तमाम दिक्कतें हो रही, पेड़ पौधों का भी काफ़ी जो है नुकसान हो रहा है, मतलब पूरा गर्मी फैल रही है। अब मौसम में भी अनियमितता हो रही है। क्यों? क्योंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कहाँ बनेगा कि सबसे भारी गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी गैस जो है सूर्य के प्रकाश की किरणों को अवशोषित करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित करती है। यहाँ से मैं समझ रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप उसको समझ गए होंगे, अपने भी तरीके से आप उस क्वेश्चन को बना करके समझ सकते हैं। फिर हम लोग जानते हैं वायुमंडल की परतें, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखेंगे कि 5 लेयर होती हैं। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा, जैसे ये मान लीजिए 5 लेयर है तो इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 लेयर है, मान लीजिए यही हम बना देते हैं 5 लेयर। पहला आपका, अब जैसे 5 हैं यानी 1 2 3 4 5। अब ये बीच वाले को हम समझ लेते हैं मध्यमंडल। क्या? मध्यमंडल। तो 2 ऊपर हो गया, 2 नीचे हो गया। सबसे ऊपर वाले को कहेंगे क्षोभ मंडल। क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल। फिर उसके बाद क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल। समताप मंडल, आसानी से आपको समझ में आएगा। फिर उसके नीचे जब आएंगे समताप मंडल के बाद तो ये हो गया यानी मध्य मंडल। फिर इसके बाद आयन मंडल। क्या हो जाएगा? आयन मंडल। आयन मंडल। फिर उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा आपका? बाह्य मंडल। बाह्य मंडल। देखिए कितना आसानी समझ में आ गया। यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल बीच में, 2 ऊपर हो गया, 2 आयन मंडल, बाह्य मंडल। अब क्वेश्चन ये बनता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा मंडल है? तो आपका क्षोभ मंडल है। इसको ट्रोपोस्फीयर, इसको स्ट्रेटोस्फीयर, इसको मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर कहेंगे। इंग्लिश में भी आप याद रखेंगे, कभी कभी इंग्लिश में भी नाम पूछ देता है, तो भी उस तरीके से भी आप याद रखेंगे तो आपको जल्दी क्वेश्चन कंफ्यूज होगा तो आप तुरंत समझ में आ जाएगा। आप कह रहा है कि क्षोभ मंडल के क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? मुख्य रूप से हमको यह बात को जानना है कि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उस बात को जब हम समझेंगे तो हम अपनी परीक्षाओं में जो है सफल हो जाएंगे। मेन हमारा क्या है कि हम परीक्षाओं को बीट कर जाएँ, सफल हो जाएँ, चयन हो जाए हमारा। ये सारी चीज़ें, और बड़ा इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है ये, हम समझने की चीज़ है, क्योंकि हम जिस परिवेश में, जिस वातावरण में रह रहे हैं उसकी जानकारी हमको होना जरूरी है। अब देखेंगे क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर पृथ्वी के सतह के सबसे नज़दीक है। अब इसकी ऊंचाई, अब देखिए मान लीजिए जैसे ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है और यहाँ वो आपका बन जाता है उत्तरी ध्रुव। क्या बन जाता है? उत्तरी ध्रुव। और यहाँ बन जाता है कौन सा? दक्षिणी ध्रुव, है ना। अब बीच में एक विषुवत रेखा होती है। ये कौन सी रेखा होती है? अक्षांश रेखाएं होती हैं ना, अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो है इसको विषुवत रेखा भी कहेंगे। इसी को ये मान लीजिए दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर भी कहते हैं। तो कह रहा है इसकी ऊंचाई जो है ध्रुवों पे 8 किलोमीटर तक होती है। यानी यहाँ पे जो है इसकी ऊंचाई वातावरण में 8 किलोमीटर तक होती है। और फिर उसके बाद विषुवत रेखा पे लगभग 18 किलोमीटर ऊंचाई होती है। लेकिन सामान्यतः देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। कौन कौन से? कि ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो 8 किलोमीटर जो है क्षोभ मंडल पाया जाता है। और विषुवत रेखा के करीब या विषुवत रेखा पर
क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर होती है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि औसत ऊंचाई क्षोभ मंडल की कितनी है, तो उसमें से 12 से लेकर के 16 किलोमीटर, यानी 15 भी दे सकता है, 12 भी दे सकता है, 16 भी सकता है, या 12 से 16 किलोमीटर भी दे सकता है। तो आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा। फिर उसमें यह यहाँ जो है इसमें सबसे भारी गैसें होती हैं, क्योंकि सबसे नीचे है तो सबसे भारी गैसें होंगी। इसमें मौसम संबंधी घटनाएँ जो है होती हैं, जैसे आपकी वर्षा हो गया, तूफान हो गया, आंधी हो गया, बादल का बनना हो गया। तो ये पूछेगा क्वेश्चन कि मौसम संबंधी जो है घटनाएँ किस में होती हैं? आपकी क्षोभ मंडल में हो गया, आंधी, तूफान, बादल। गर्मी में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। गर्मी में ऊंचाई जब मान लीजिए ध्रुवों पे 8 है तो ज़्यादा हो जाएगी, और विषुवत रेखा पे 18 है तो वो भी ज़्यादा हो जाएगी। और ठंडी में इसकी ऊंचाई क्या होती है? घट जाती है। इसको भी आप याद रखेंगे। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान में कमी होती जाती है। 165 मीटर तक ऊंचाई अगर चली गई आपकी तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा। इसी प्रकार 1 किलोमीटर तक अगर ऊंचाई चली गई तो वहाँ लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जो है कम हो जाती है। इसलिए जितने भी आप ऊपर चले जाते हैं वैसे वैसे ऊंचाई जो है कम होती है। दूसरा आपका है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। इतना आसानी से मैं समझा रहा हूँ, आपके पूरे दिमाग में फिट बैठ जाता होगा, केवल आप ध्यान से इसको समझेंगे तो। दूसरा है ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 से 50 किलोमीटर होती है, और विषुवत रेखा पर 18 से 50 किलोमीटर। मतलब कि यानी ये भी पूछेगा कि 50 किलोमीटर, 8 से 50 किलोमीटर ध्रुवों पर, और फिर उसके बाद विषुवत 18 से 50 किलोमीटर तक इसकी समताप मंडल। वायुयान उड़ाने के लिए, हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए, यानी जितनी भी इस तरीके से प्लेन वगैरह उड़ाना है तो वो सबसे आदर्श मंडल माना है। कौन सा? समताप। इसमें समान ताप रहता है। ओजोन परत इसी में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट आप अभी पूछता है क्वेश्चन में कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। क्यों? कि जागरूक करने के लिए, क्योंकि हमारे जो इस समताप मंडल में 15 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में लगभग 20 किलोमीटर की एक मोटी परत है जिसको हम ओजोन परत कहते हैं। वो उसका काम क्या है? सूर्य की परावैंगनिक किरणों को जो रोकती है वो, क्योंकि सूर्य की जो किरणें आएंगी अगर वो डायरेक्ट आ जाएंगी हमारी पृथ्वी पर तो पता चलेगा हमारी स्किन कैंसर वगैरह भयानक भयानक बीमारी हो जाएगी। तो ये करती हैं, उसको छान देती हैं, एक तरीके से हमारा सुरक्षा कवच का काम करती है। क्वेश्चन बनता है सुरक्षा कवच के काम कौन करती है? तो ओजोन परत करती हैं। सबसे वायुयान उड़ाने का सबसे आदर्श मंडल कौन का? समताप मंडल है। फिर ये ओजोन परत की ऊंचाई मतलब कितनी मोटी होती है? लगभग 20 किलोमीटर की रेंज में होती है। इसमें परावैंगनिक किरणों को ये रोकती हैं, और इस तरीके से जो है अगला है आपका मीजो मंडल यानी मध्य मंडल। जहाँ जहाँ से देखें क्वेश्चन बनेंगे एकदम वहीं पे फोकस हो रहा है। मीजो मंडल 50 से लेकर के 80 किलोमीटर की ऊंचाई, लगभग 30 किलोमीटर मोटी जो है मीजो मंडल। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे कम तापमान, सबसे कम टेम्परेचर किस में होता है? तो मीजो मंडल में। लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान यहाँ हो जाता है। उल्का कभी कभी होता है कौन किस मंडल में उल्का पिंड संबंधी घटनाएं होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि टूटता हुआ तारा। भाई नहीं कहते हैं कि अरे किसी की मौत हुई है गाँवों में, देखने तारा टूट रहा है, किसी में कोई मरा। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यह घर्षण के कारण, जो बादलों में घर्षण के कारण, हवाओं में घर्षण के कारण किसी इस तरीके से धूल के कण और जब जल जाते हैं तो उस तरीके से ये थोड़ा सा आग निकल जाती है, तो वही उल्का पिंड होते हैं, उसी को कहा जाता है उल्का पिंड। फिर आपको आगे आयन मंडल, आयनोस्फीयर। 80 से लेकर के 640 किलोमीटर तक जो है आपका आयन मंडल होता है। इसका मुख्य इसकी है कि इसमें आयनिक जो विशेषताएं होती हैं, जो भी आयन संबंधी किरणें पृथ्वी से जाती हैं और यहीं से वापस चली जाती हैं। जैसे मुख्य रूप से आपकी रेडियो एक्टिव तरंगे, रेडियो एक्टिव रेज जो होती हैं तो ये आपकी वापस चली जाती हैं, आयनिक तरंगे जो होंगी वापस चली जाती हैं। अगला आपका वायुमंडल है। अब वायुमंडल आपका 640 किलोमीटर से ऊपर जितना भी आप समझ लें, मान लें कि मतलब 640, यही क्वेश्चन बनेगा कि वायुमंडल कितने किलोमीटर पाया जाता है, तो 640 से एक तरीके से ऊपर का जितना भी मंडल है वो आपका वायुमंडल में आएगा। इससे क्वेश्चन बनता है कि इसमें सबसे हल्की गैसें होती हैं। हल्की गैसें में हाइड्रोजन और हीलियम सबसे हल्की गैसें हैं। आप ये भी जानते होंगे कि सूर्य जो है होता है जो हीलियम का एक जलते हुए आग का गोला है, जिसमें हीलियम गैसें होती हैं, बहुत हल्की होती हैं। तो जितना भी ऊपर जाएंगे
फिर कह रहा है कि जितने भी उपग्रह छोड़े गए हैं, चाहे जो भी सूचना संचार के उपग्रह हैं, आज उन्हीं की देन है कि हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में इतने सारे सिस्टम को ले रहे हैं। तो जितने भी ये उपग्रह वगैरह छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाते हैं, किस मंडल में? आपके वायुमंडल में ही छोड़े जाते हैं, संचार उपग्रह ही छोड़े जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को जो पढ़ाया हुआ समझ आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। अगर पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करें, ताकि जो है मेरा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।